नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, आज कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह, प्रदेश भर में कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन, परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। जमशेदपुर में आजसू पार्टी ने मनाया विश्वासघात दिवस, सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिनाए सरकार की विफलताएं। किसानों के राजभवन मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक, सिटी एसपी का बयान, हालात काबू करने के लिए किया गया हल्का लाठीचार्ज। दानापुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर रेलवे ड्राइवर और उसके बेटे को गोलियों से भूना, पिता की मौत, गंभीर हालत में बेटे का चल रहा इलाज। औरैया के फारबिसगंज में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद का किया ऐलान। और सरायकेला मंडल कारा प्रशासन पर उठा सवाल, हत्या के आरोपी युवक जेल से फरार, पुलिस जुटी युवक की तलाश में। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। पटना में सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4:30 पर बैठक बुलाई गई है और कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। तो सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक और शाम 4:30 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होगी, शाम 4:30 पर बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए साहब, आज से कुछ देर के बाद ही नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी 4:30 बजे। और यह बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में है, जिसमें चूंकि अब यह वर्ष का अंतिम कर सकते हैं, अंतिम कैबिनेट की यह बैठक है और इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है सो सहमति बनेगी और एजेंडे पर मुहर लगेगी। चूंकि पिछले जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें सिर्फ एक एजेंडा था, वो नगर निगम और नगर निकायों के गठन की घोषणा का, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं और उस एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है। और यह कह सकते हैं कि एक तरह से ये इस साल की विदाई है, इसलिए कैबिनेट के जो सभी सदस्य एक साथ मिलेंगे भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बैठक होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और शाम 4:30 पर संवाद में ये बैठक होगी और आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में किसान संगठनों का राजभवन मार्च हुआ। इसके लिए काफी तादाद में विभिन्न संगठनों से जुड़े आंदोलनकारी पटना में इकट्ठा हुए। इस बीच आंदोलनकारियों को राजभवन की तरफ बढ़ने से रोकने के क्रम में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। कृषि बिल के विरोध में राज्य के विभिन्न कोने से आए किसानों ने पटना की सड़कों पर राजभवन मार्च किया। किसानों का मार्च गांधी मैदान से निकलकर राजभवन की ओर से बढ़ने लगा और मार्च अभी डाक बंगला चौराहे पर ही पहुंचा था कि पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसान आगे राजभवन की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। डाक बंगला चौराहे पर रोके जाने के बाद किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब भीड़ अनियंत्रित होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर कंट्रोल करने की कोशिश भी की। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद भगदड़ मच गई। हल्का फुल्का लाठीचार्ज करना पड़ा है क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में हम लोग किसी तरह का प्रवेश निषेध होता है। कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे बलपूर्वक ही रोका जाता है। सर, अगर किसान यूं ही डटे रहे तो आगे की क्या रणनीतियां होगी सर? अभी तो प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए गए हैं, तो प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने उनसे बात की थी, तो उनके प्रतिनिधिमंडल हैं जो सही फोरम पर बात करने के लिए गए हैं, तो अपनी बातचीत जारी है। सर, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस दिया गया है और हम लोगों ने चूँकि हम लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने देंगे और यही बातचीत के क्रम में थोड़ा हल्का फुल्का टकराव दोनों पक्षों के बीच में हुआ, उसके बाद उनको पीछे किया गया है। फिलहाल वो अपना धरना दे रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए गए हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई
गजब संकट में है, अर्थव्यवस्था चकनाचूर है, बेरोजगारी की हालत ये है, सामान के दाम ऐसे बढ़ गए हैं, 60 रुपए किलो आटा बिक रहा है, किसान परेशान है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हर रबी और खरीफ में 20% खाद के, बीज के, कीटनाशक के दाम बढ़ गए, 75 रुपए लीटर डीजल हो गया, दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर गए, किसानों को लूट लिया देश की सरकार की नीति। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की हेमंत सरकार आज 1 साल पूरा किया और बता दें आपको कि इसको लेकर रांची के मोराबादी मैदान में वर्षगांठ मनाया गया और साथ ही बता दें कि मुख्य समारोह रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित था और इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए और बता दें कि इस दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का भी आयोजन किया गया। तो हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ आज और इस मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही बता दें कि कई झारखंड सरकार के मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे और पड़ी संपत्तियों का भी वितरण किया गया और साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। लेकिन ना ग्रामीण क्षेत्र को होने के लिए हमने छोड़ा, ना ही हमारे सुरक्षा कर्मी, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे हमारे कार्यपालिका के सभी पदाधिकारियों को हतोत्साहित होने का हमने किसी को मजबूर होने दिया और नतीजा ये हुआ कि आज सब लोग मिलकर आज इस वैश्विक महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लगभग 12,000 करोड़ के योजना का शिलान्यास उद्घाटन आज इस मंच के माध्यम से हुआ। जिलों में भी उद्घाटन शिलान्यास कार्य चल रहे हैं, परिसंपत्तियां बांटी जा रही है। कोरोना की वजह से बहुत लोग रांची से खबर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के 1 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की विफलताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करेगा। कामों को पता नहीं लगेगा, लेकिन आज भी वो संघर्ष ही कर रही है। तो मैं विशेष तो नहीं, मैं जो मूलभूत जो बातें हैं सरकार से, जो आम लोगों को जो उम्मीदें होती है किसी भी सरकार होती है, तो वो सरकार से लोग अपेक्षाएं जनता करती है, वो है अमन चैन राज में होना। गाड़ियों की कहीं कोई कमी नहीं है थाना में। पुलिस बल की संख्या आज की तारीख 80,000 से कहीं अधिक है, यानी यहाँ संसाधनों की भी कमी नहीं है, तब राज्य में अपराध पर कोई काबू नहीं। झारखंड की हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के खुशी में जश्न मना रही, वहीं बीजेपी इसे विश्वासघात के रूप में मना रही है। देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि झारखंड सरकार ने बीजेपी के द्वारा किए कार्य को गिनाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षित युवाओं को नौकरी देने में विफल रही है, जिसके कारण रोजगार की तलाश में झारखंड के युवा झारखंड से पलायन कर रहे हैं। दिवस कर सकते हैं। क्षेत्र की चुनावी मुद्दों की बात की थी कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बेरोजगारों को पेंशन मिलेगा, क्या दौड़ेगा, झारखंड एक नया झारखंड बनेगा। आज झारखंड तो नया क्या बनेगा, झारखंड को तो रसातल में ये सरकार ने भेज दिया है और 1 साल का जो जश्न मना रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी प्रण लेते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा जितना भी विकास का काम कराया गया है उसी का जश्न मना रही है। जो सरकार खुद कहती है कि खजाना में पैसा नहीं है, राजकीय खजाना में पैसा नहीं है, तो वो कहाँ जनता के कल्याण के लिए कारगर होगी।
वहीं हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के मामले को लेकर आजसू पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय और चौक चौराहों पर सरकार की नाकामी का वर्ष गिनाते हुए धरना दिया। वहीं आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाया और कहा कि यह सरकार 1 साल तक कुछ नहीं की और ट्रेजरी खाली का रोना करता रहा, जबकि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में करोड़ों रुपए दिए और उसके बावजूद भी हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता के साथ छलावा किया है। वैसे राज्य के सभी जिला मुख्यालय, चौक चौराहों और प्रखंड मुख्यालयों पर आजसू पार्टी हेमंत सरकार की नाकामी के 1 वर्ष पर धरना और प्रदर्शन कर रहा है। आजसू पार्टी हेमंत सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी जिला मुख्यालयों में चुनावी घोषणाओं को पूरा नहीं करने पर विश्वासघात दिवस मना रही है। इसी को लेकर बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अगुवाई में आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है। इसको लेकर जिले भर से कार्यकर्ता और नेता राज्य सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं और चुनाव के दौरान झामुमो, कांग्रेस और राजद के घोषणा पत्र को एक एक कर पढ़ उन्हें जनता को बताने का भी काम कर रहे हैं। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास उठाकर झारखंड बचेगा, मेरे झारखंड लाश पर झारखंड कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राजद का जो भी घोषणा पत्र था, एक भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है और उल्टा ही पूरे राज्य में हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा तक पार कर चुका है। इसलिए आजसू पार्टी पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस मना रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए पटना सिटी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां स्कूटी से बोरे में छिपा कर ले जा रहे भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों गिरफ्तार कर कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। वहीं शराबबंदी पे जब से बिहार के मुखिया की नजर टेढ़ी हुई है, तब से पूरा महकमा शराबबंदी को 100% लागू करने में अपनी पूरी ताकत झोंकती है, जिसका अच्छा खासा परिणाम भी सामने दिख रहा है। बीती रात भी बाढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के करेलिया मोहल्ला स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में दस्तक दी, जहां एक कमरे में रखे गए 16 कार्टून अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई। हालांकि मकान बंद रहने के कारण कारोबारी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके और पुलिस की हरकत पाते ही फरार हो गए। वहीं बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद गोपालगंज में प्रतिदिन शराब की बड़ी खेप जब्त की जा रही है। धंधेबाज भी गिरफ्तार किए जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ शराब की तस्करी बेरोक टोक जारी है। शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जिले के डीएम अरशद अजीज और एसपी मनोज कुमार तिवारी अपने अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को अचानक मांझागढ़ के विसंबरपुरा गांव पहुंचे और डीएम को सूचना मिली थी कि यहां विसंबरपुरा गांव के बाहर करीब आधा दर्जन घरों में कच्ची शराब बनती है और उसका बेरोक टोक धंधा चल रहा है। इसी सूचना पर डीएम और एसपी के अलावा सदर एसडीएम और एसटीपीओ ने कई घरों में घुसकर शराब की खेप को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया और इन घरों में शराब नहीं मिली, लेकिन घर के पास गेहूं लगे खेत में जब पुलिस जवानों ने बारीकी से सर्च किया तो यहां खेत में जगह जगह कच्ची स्प्रिट और शराब की ड्रम जमीन के अंदर दबा कर रखी गई थी। यहां से पुलिस जवानों ने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रम कच्ची को जमीन से बाहर निकाला और उसे नष्ट किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर को, दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर दरभंगा में प्लास्टिक गोदाम में अचानक से आग लगी और तस्वीरें दिख रहे हैं दरभंगा की, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में आग लगी और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो पौष इलाके होने के कारण अगल बगल के घरों तक आग पहुंच जाती।
खबर सरायकेला से। सरायकेला मंडल कारा गेट से पुजारी के हत्या के आरोपी सनकी युवक मांझी बास्को मौके का फायदा उठाकर बीते रात जेल में प्रवेश करने के दौरान फरार हो गया। सनकी हत्या आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस की नींद उड़ी हुई है और जबकि जेल गेट से कैदी का फरार होना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतकमा डी गांव में शिव मंदिर के पुजारी 55 वर्षीय भावितोष शर्मा की निर्मम हत्या बीते शनिवार को सनकी युवक मांझी बास्के ने की थी और शिव मंदिर के त्रिशूल और पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। इधर इस घटना के बाद से आरोपी जंगल में फरार हो गया था और वहीं पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान के दौरान सोमवार दोपहर हत्या का आरोपी उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच पुलिस कल देर शाम गिरफ्तार सनकी युवक के मेडिकल समेत कोविड-19 जांच कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची। खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में सीसीएल के समीप कोयला की चोरी करने के क्रम में पत्थर से दबकर एक युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। खबर दरभंगा से। दरभंगा में वायुसेना केंद्र में नागरिक विमान उड़ान सेवा के लिए बने दरभंगा एयरपोर्ट पर नीलगाय एक गंभीर विषय बना हुआ है। चाहे अनचाहे नीलगाय जंगल से निकलकर रनवे की तरफ आ जाते हैं। ऐसे में यहां पर कोई बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। नीलगाय की समस्या के समाधान हेतु समय रहते क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए कई बार हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन ने जंगली जानवर से बचाव के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात करते हुए सरकार को जंगली जानवर से मुक्ति के लिए 56 लाख का प्रस्ताव भेजा है। वहीं मिथिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशन ने बताया कि नीलगायों को टेक्यूलाइज दूसरे स्थल पर भेजने के प्रस्ताव के आलोक में 56 लाख रुपए का प्राक्कलन भेजा गया है। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु पोर्टल पर अपलोड कर 15,624 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया जा चुका है, जिनमें से 12,734 सरकारी क्षेत्र के और 2,890 निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी निजी क्लिनिक और ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको भी टीकाकरण किया जाएगा। बिहार के निःशक्त आयोग के आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बांका में आयोजित बैठक में दिव्यांगजनों की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अंतर्गत पंचायत स्तरीय दिव्यांगजनों के समूह गठन पर दिशा निर्देश दिया। पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजनों की स्थिति और प्रगति पर समीक्षा की गई। प्रखंड स्तरीय बैठक में दिव्यांगजनों के लिए जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, कम दर पर ऋण और जन धन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड और जीविका द्वारा रोजगार जीविका समूह गठन कर स्वर्गवासी रोजगार कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, वैसाखी, ट्राईसाइकिल और हियरिंग सरकार द्वारा 5 डेसिमल जमीन आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। देवघर में देश का प्रतिष्ठित आधुनिक सुविधा से लैस द जावेद हबीब सैलून खुला है, जिसका विधिवत उद्घाटन करने हेयर स्टाइल के सेलिब्रिटी जावेद हबीब देवघर पहुंचे। उनका भव्य स्वागत द जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी पार्टनर हर्ष ने उनका स्वागत बुके देकर किया। फिर जावेद हबीब ने फीता काटकर द जावेद हबीब सैलून का उद्घाटन भी किया। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ने। बैद्यनाथ की नगरी में इस बार जावेद हबीब बेहतरीन आधुनिक सैलून यहाँ पे खुला है, जो सभी सुविधाओं से लेस होगा। और यहाँ पे हेयर स्टाइल के सेलिब्रिटी खुद जावेद हबीब साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किया है और हमारे बीच है। क्या खासियत है सर, इस बार उद्घाटन हुआ बाबा नगरी में? देखिए, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि जावेद हबीब ब्यूटी पार्लर नहीं है,
जावेद हबीब एक ऐसी ब्रांड है जिसकी चलती है 923 शॉप चलती हैं और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 120 लोकेशन पे चलती है। मतलब आप सोचिए कि एक नाइकी ब्रांड भी बन सकती है। और उसका रीजन क्या था कि हमारा जो एजुकेशन बेस है इतना सॉलिड है। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को बालों की साइंस आती है, आप बालों के डॉक्टर बन जाते हैं। तो जो आप जावेद हबीब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो जितने हमारी यहाँ की टीम है वो सारे हमारे स्कूल से आई है। तो हमारे 700 हमारे 70 स्कूल भी चलते हैं जहाँ हम लोगों को सिखाते हैं कि बाल काटने की साइंस क्या है। तो बाल काटना साइंस है, बाल काटना आर्ट नहीं है, बाल काटना शाहरुख खान नहीं है, बाल काटना कोई पॉलिटिशियन नहीं है। बाल काटना ये होता है कि जो आदमी सीट पे बैठ जाएगा उसको ऐसा महसूस होगा कि वो शाहरुख खान से कम नहीं है। ये देसी जावेद हबीब है। सर, इस बार बाबा नगरी में चूंकि जावेद हबीब यहाँ पे सैलून खुला है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे में क्या क्या चीज यहाँ के लोगों को मिलेगा, क्या क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, ब्यूटी पार्लर में होता है बाल काटने का काम, ब्यूटी पार्लर में होता है ब्यूटी का काम, ब्यूटी पार्लर में होता है मेकअप का काम। मतलब जो भी अच्छा दिखने का काम होता है इस जगह होता है। और मेन चीज क्या है कि एक सालों की लुक नहीं होती है, उसमें जो हेयर ड्रेसर या ब्यूटिशियन है ना, वो उसकी पावर है, वो उसका सोल है। अगर वो अच्छे लोग होंगे ना तभी सालों चलता है। बिकॉज लोग सोचते क्या था कि सर सालों की लुक चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, सालों की लुक नहीं चाहिए, हमें हाथों की पावर चाहिए। तो जावेद हबीब हाथों की पावर है। सर, अभी तक में कितने ब्रांचेस देश भर में हैं और कुछ अलग हटके क्या होता है अन्य सैलून? देखिए, मैंने बताया ना कि हमारी जो सैलून है एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है। मतलब इसके अंदर देखिए, मैं टीचर हूँ और ये जितने हमारे हेयर ड्रेसर हैं ये सारे के सारे हमारे स्कूल से निकल के आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद कहीं होता नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सोल तो ये लोग है ना, सोल ये शीशा नहीं है। अगर ये इनको बाल काटना नहीं आता, जितनी अच्छी शॉप बना लीजिए, चलने वाली नहीं है। देखो, क्लाइंट एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा बुलाने के लिए हमारे हाथों में पावर होनी बहुत जरूरी है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 मैं बोलूंगा कि इस कंट्री के अंदर, ये कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है और 130 करोड़ की पॉपुलेशन और मेरी शॉप है सिर्फ अभी 923। ये कुछ नहीं है। इस कंट्री के अंदर आप कितनी शॉप खोलना चाहते हैं, 20,000 30,000, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो पॉसिबल क्यों हो पाएगा? आपके पास प्रोसेस होने चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। और वो सिस्टम क्या होगा? आपको बना देगा बालों का हेयर नेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने सुना कि इस बार बाबा नगरी देवघर को जावेद हबीब जैसे सैलून मिले हैं जो काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी से सारा लेस है और काफी बेहतरीन सैलून है। और खुद हबीब साहब जो सेलिब्रिटी हैं हेयर स्टाइल के, वो खुद उन्होंने उद्घाटन किया और आज हमारे बीच मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सहरसा में 12वीं के छात्र को अपराधी ने गोली मार दी है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने छात्र को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया है, जहां छात्र इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार कोचिंग जाने के दौरान एक विवाद को लेकर उनसे मारपीट करने लगे और जिसके बाद अपराधी ने हथियार निकाला और छात्र को गोली मार दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। अररिया के फारबिसगंज के एक प्रसिद्ध दवा व्यवसायी को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक दवा व्यवसायी का नाम पवन केडिया 52 वर्ष, पिता नंदकिशोर केडिया, वार्ड संख्या 5 निवासी बताया जाता है। घटित घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि व्यवसायी पवन केडिया अस्पताल रोड स्थित अपने दवा के प्रतिष्ठान जनता मेडिकल हॉल को बढ़ाकर अपने बड़े भाई ललित केडिया के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ लगता है प्रशासन का कोई लगाम नहीं है इसके ऊपर जो है, और यहाँ अपराधी बेलगाम है। इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए और ये शहर जो है अनिश्चितकालीन कल से जो है बंद रहेगा। जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाए तब से अनिश्चितकालीन तक बंद रहेगा। हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं, सीसीटीवी में जो संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति हैं उसको खंगाल रहे हैं। जैसे पता चलेगा हम लोग। दानापुर से खबर, जहां पर दानापुर के खगौल थाना अंतर्गत जमालुद्दीन चक से खबर आ रही है, जहां रेलवे ड्राइवर के घर में घुसकर 4 की संख्या में अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया। पिता को बचाने के लिए गए उसके बेटे को भी गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज दानापुर के सगुना मोड़ स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। मधेपुरा से खबर, जहां पर मधेपुरा जिला के उदा के स्नूगंज में अपराधी बेलगाम शाम ढलते ही
गोली चलाते हैं। बता दें आपको कि सोमवार को शाम ढलते ही अपराधियों ने एक युवक को सर में गोली मारी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि उदा किशनगंज के सोनबरसा गांव के वार्ड नंबर 2 निवासी संजय प्रसाद यादव के पुत्र अमित कुमार की बेलगाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नवादा के लोहानी बिघा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक गड्ढे में गिर गई, जिसकी वजह से बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची नगर थाना की गश्ती गाड़ी ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। खबर बाढ़ से सार्वजनिक गतिविधि में आज भले एक ऐसा लग रहा है कि कोरोना का कहर समाप्त हो चुका है, लेकिन बाहर से आने जाने वाले लोग आज भी इसके चपेट में आ रहे हैं। गत सप्ताह पहले सदर बाजार बाढ़ में एक कपड़ा व्यवसायी परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति का इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जबकि 2 व्यक्ति घर में क्वारंटाइन है। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी भी भले आज की तारीख में शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन इस मामले में मुख्य पार्षद ने ठोस कदम उठाते हुए अपने मातहत कर्मचारियों द्वारा कोरोना पॉजिटिव परिवार के घर और प्रतिष्ठान को सैनिटाइज करने का काम किया, ताकि अगल बगल के लोग प्रभावित न हो, जो एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।